आज के लेक्चर में हम एज ऑफ चासर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एज ऑफ चासर को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके मेजर राइटर्स कौन कौन से थे, इसके मेजर इवेंट्स कौन कौन से थे, कौन से मेजर वर्क्स थे जिनकी वजह से ये एज पॉपुलर है, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में इस एज की क्या इम्पोर्टेंस है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ इस अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। The age of Chaucer is the first significant period in the literary history of England. In every walk of life, there were signs of change. इस हिस्ट्री के इस पीरियड में ज़िंदगी के हर पहलू में, ज़िंदगी के हर स्टेप पर, हर कदम में तब्दीली थी। हर कदम में चेंज आ रही थी, चीज़ें चेंज हो रही थी। The social, political, religious and literary changes were taking place. सोशल चेंजेस भी हो रही थी, पॉलिटिकल चेंजेस भी हो रही थी, मजहबी चेंजेस भी हो रही थी, लिटरेचर भी चेंज हो रहा था। इन शॉर्ट, इट वाज एन एज ऑफ चेंज। तो चासर के पीरियड में बहुत सी चेंजेस हुई। इसकी वजह से इस एज को एज ऑफ चेंज भी कहते हैं। In this period, English language became as the language of common people, as well as the language of courts and parliament. इससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी। इससे पहले फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस थी, कोर्ट की लैंग्वेज और पार्लियामेंट की लैंग्वेज जो थी वो फ्रेंच थी। लेकिन इस पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज को इतनी इम्पोर्टेंस मिली कि वो कोर्ट की लैंग्वेज भी बन गई और पार्लियामेंट की लैंग्वेज भी बन गई। The French language lost its official status and this status came to the English language. तो फ्रेंच लैंग्वेज के पास जो स्टेटस था वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स थी, लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट थी, वो उससे ले लिया गया और वो स्टेटस किसको मिल गया? इंग्लिश लैंग्वेज को। तो ये सबसे बड़ी तब्दीली थी इस टाइम पीरियड की कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस उसने हासिल कर लिया। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लाइक और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजर राइटर्स ऑफ द एज। यानी इस एज के मेजर राइटर्स कौन से थे? देयर आर 5 मेजर राइटर्स इन दिस पीरियड हु प्रमोटेड इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू देयर राइटिंग्स। These writers are as unders. यानी इस एज ऑफ चासर के अंदर 5 मेजर राइटर्स थे। इसके अलावा और भी राइटर्स थे, माइनर राइटर्स थे जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की, काम किया, लेकिन उन सब में से जो टॉप पे थे वो ये 5 थे। उनमें से फर्स्ट वन विलियम लैंगलैंड, सेकंड वन विक्लिफ, थर्ड वन इज जॉन गोवर, फोर्थ वन जॉन मैंडवाइल and the fifth one is Geoffrey Chaucer. Chaucer is very famous in this age. That's why इस एज को एज ऑफ चासर कहा जाता है। यानी इस पूरी एज का नाम ही चासर की वजह से पॉपुलर है, मशहूर है। यानी चासर इतना ज़्यादा पॉपुलर था। उसके बाद हम जॉफ्री चासर के मुतालिक कुछ डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ, क्योंकि इसमें जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जॉफ्री चासर है तो जॉफ्री चासर को हम भी ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फॉर द ईज ऑफ स्टूडेंट्स, चासर्स लाइफ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। चासर की एज को 3 पीरियड्स में, 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एज को आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकें, आसानी के साथ समझ सकें। His first period includes his first 30 years, which contains of his youth and early manhood, which had influence of French literary models. We know nothing about his education. चासर की एजुकेशन के बारे में कहीं से हमें कोई डिटेल नहीं मिलती कि उसने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, कहाँ पे स्कूलिंग थी, कहाँ पे कॉलेज था, कहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी थी। इसके हमें कोई डिटेल नहीं मिलती।
बस इतना उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि वो एक बहुत अच्छा रीडर था और बहुत अच्छा राइटर था डेफिनेटली। उसका जो फर्स्ट पीरियड है वो फर्स्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ है। उसमें उसकी चाइल्डहुड है, अर्ली यूथ है, मैनहुड है, और इसमें उसके ऊपर फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा था। देन सेकंड पीरियड, his second period is about his active life as diplomat and man of affairs. His second period contains 15 years, and Chaucer was influenced of Italian models. तो चासर के अगले जो 15 साल हैं उसको हम सेकंड पीरियड कहते हैं, और इस पीरियड के अंदर वो अपने अरूज पर था, वो डिप्लोमेट था, वो मैन ऑफ अफेयर्स था, उसकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा वो साथ साथ लिटरेचर के लिए, राइटिंग के लिए भी टाइम निकाल रहा था। तो इस सेकंड पीरियड में चासर के ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो इटालियन का था। तो हम चासर के फर्स्ट पीरियड को फ्रेंच पीरियड भी कहते हैं और सेकंड पीरियड को इटालियन पीरियड भी कहते हैं। फर्स्ट वन 30 ईयर्स, इसको हम फ्रेंच पीरियड भी कहते हैं, और सेकंड 15 ईयर्स को हम इटालियन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट में फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था, सेकंड में इटालियन का इन्फ्लुएंस था, एंड थर्ड पीरियड इज आल्सो कंटेन्स ऑफ 15 ईयर्स। दिस पीरियड वाज ऑफ चासर्स प्योरली इंग्लिश पीरियड। इन दिस पीरियड चासर wrote in English, and this proved a fruitful development. Chaucer used Midland dialect as literary language of England. His poetry is extremely musical and must be judged by the ear instead of the ear. तो चासर की जो पोइट्री है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन फ्रेंच पीरियड, सेकंड वन इटालियन पीरियड, एंड थर्ड वन इज इंग्लिश पीरियड। लास्ट वन पीरियड में उसने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया था। तो चासर की एक क्वालिटी ये भी है कि बाकी जो राइटर्स थे उस दौर के, उस टाइम पीरियड के, उन्होंने फ्रेंच में, इटालियन में लिखा था और साथ में इंग्लिश में भी, लेकिन चासर ने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखा था। वर्क्स ऑफ चासर। As Chaucer's life is divided into 3 periods, his works are also divided into 3 classes or 3 periods. This division helps literary students to understand about Chaucer easily. तो जैसे कि चासर की लाइफ को हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, इसी तरह उनके जो काम हैं, चासर के जो वर्क्स हैं, उनको भी हम 3 क्लासेस में या 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो वो 3 पीरियड्स कौन से हैं? वर्क्स ऑफ फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में चासर ने लिखा था रेमोंट ऑफ रोज, बुक ऑफ द डचेस। ये उसके सेकंड पीरियड के काम हैं, सेकंड पीरियड के वर्क हैं। वर्क्स ऑफ सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में ट्रायलस एंड क्रिसेट, हाउस ऑफ फेम, लेजेंड ऑफ गुड वीमेन, रोमांस ऑफ हीरोज। तो फर्स्ट वन के बाद सेकंड वन में ये उसके 4 वर्क्स जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, यानी इटालियन था। एंड थर्ड वन इज़, थर्ड पीरियड में उसका जो पॉपुलर वर्क था, जो जिसकी वजह से उसकी फेम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, वो है कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स जो है वो थर्ड पीरियड में आता है, और ये टोटली इंग्लिश पीरियड में था, और ये टोटली डेफिनेटली इंग्लिश में लिखा गया था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि चासर से फॉर्म ऑफ पोइट्री, यानी चासर ने जब पोइट्री लिखी तो उसने कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया। देयर आर 3 प्रिंसिपल मेथड्स यूज्ड बाय चासर इन हिज पोइट्री। यानी चासर ने 3 मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स का इस्तेमाल किया। वो कौन कौन से थे? फर्स्ट वन इज 8 syllable line with 4 accents, the line rhyming in couplets. Chaucer used this form in the Book of the Duchess. Second one, 7-line stanza with rhyme royal. This form is used in Troilus and Cressida. Third one, 10 syllable and 5 accents each. This form is used in Chaucer's Canterbury Tales. Our next topic is John Mandeville.
He wrote very popular work in the voyage and travel of Sir John Mandeville. It was written in very excellent style using Midland dialect as used by Chaucer. This work was a collection of tales by travelers. This is a remarkable commentary about the culture and traditions of 14th century. तो इस एज को अगर हम देखें तो इसके जो मोस्टली राइटर्स हैं वो इस एज के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं, वो इस एज की पूरी डिटेल से लिख रहे हैं, उसकी नेगेटिविटी को हाईलाइट कर रहे हैं। वो मिडिल क्लास के बारे में लिख रहे हैं, वो हाई क्लास के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास के जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मिडिल क्लास जो थी वो नीचे की तरफ जा रही थी, उनका ज़्यादा फोकस जो था वो इसके ऊपर था, यानी चर्च की करप्शन के ऊपर उन्होंने बड़ा लिखा है। तो इनका जो ज़्यादा ऑडियंस थी वो मिडिल क्लास के मतलब इन्होंने ज़्यादा किया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें जॉन विक्लिफ की, he is considered as powerful English figure of the 14th century. He is regarded as religious reformer. He translated gospel into English language. He wrote about common people instead of privileged class. तो वही बात जब हम थोड़ी देर पहले कर रहा था मैं कि इन लोगों ने कॉमन पीपल के मुतालिक लिखा है, इन्होंने प्रिविलेज क्लास को ज़्यादा हिट नहीं किया, उनके मुतालिक ज़्यादा नहीं लिखा, बल्कि कॉमन पीपल को चूज़ किया है। He translated Bible, due to which he is sometimes considered as the father of English prose. John Wycliffe, for he was one of the first Englishmen to challenge the authority of the Catholic Church, and in so doing he anticipated Martin Luther by nearly 150 years. Like his famous successor, he came to the conclusion that clerical pretensions had raised a barrier between man and God, and both by pen and in pulpit he endeavored to break it down. Free access to the Bible was what the spiritual life required. He translated many Latin works into English. जॉन विक्लिफ ने कैथोलिक चर्च की करप्शन के ऊपर बहुत लिखा है। इसने बड़ा डिटेल के साथ बयान किया है कि वहाँ पे जो रिलीजियस अथॉरिटी है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है, वो गॉड और लोगों के दरमियान में एक हर्डल है, ना कि वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर लिए, बल्कि वो लोगों के लिए मसाइल पैदा कर लिए। तो जॉन विक्लिफ को रिलीजियस रिफार्मर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने रिलीजियस को रिफॉर्म करने की कोशिश की। ये फर्स्ट वन था जो इसने रिलीजियस के रिफॉर्म करने की कोशिश की, और जो वहाँ की जो चर्च की अथॉरिटीज़ थी, जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ थी, उनके खिलाफ बात की। नेक्स्ट वन इज़ विलियम लैंगलैंड। देयर इज़ नथिंग श्योर अबाउट हिज अर्ली लाइफ, सेम एज लाइक Chaucer. He was very remarkable writer of this age. His themes were religious. His famous work is Piers Plowman, which is an allegory with a complex variety of religious themes. This poem is an allegorical which attacks abuses in the government and the church, and deplores the miseries of the people without leadership. The detail and sophisticated knowledge displayed in the poem indicates that Langland had some connection to the clergy, but the nature of this relationship is not certain. विलियम लैंगलैंड एक और ऐसा बंदा था जिसने रिलीजियस थीम्स के ऊपर बात की। इसने भी रिलीजन के ऊपर बात की, चर्च की करप्शन के ऊपर बात की, रिलीजन्स के अंदर जो ड्रॉबैक्स थे, जो मजहबी लोग थे उनके अंदर जो ड्रॉबैक थे, वो जो करप्शन कर रहे थे, उनके ऊपर बात की। और बेसिकली इसका मकसद भी बेटर सोसाइटी था, ताकि जो सोसाइटी है वो बेटर हो जाए। इसने जो गवर्नमेंट के अंदर जो फॉल्ट्स थे, जो ड्रॉबैक्स थे, उनके ऊपर भी बात की, यानी रिलीजन को भी टच किया और गवर्नमेंट को भी टच किया, ये इन दोनों को हिट किया। तो इसका मकसद रिफॉर्मेशन था कि रिलीजियस भी रिफॉर्म हो और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी रिफॉर्म हो।
और इसकी जो मेजर पोइम थी पियर्स प्लोमैन, उसके 3 वर्जन्स थे. देयर आर 3 वर्जन्स ऑफ द पियर्स प्लोमैन, ए टेक्स्ट, बी टेक्स्ट and the third one is text. Our next topic is major events of this age. Important events in Chaucer's age are 100 Years' War, Black Death, Peasants' Revolt, Colliers Movement, Revolutionized Language. ये मेजर चीज़ें थी जो कि इस स्पेसिफिक इरा के अंदर, एज ऑफ चौसर के अंदर जो मेजर इवेंट्स थे वो ये 5 थे. इनके अंदर हम आगे नेक्स्ट चल के बात करेंगे डिटेल के साथ. उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चीफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज ऑफ चौसर. ये जो एज ऑफ चौसर थी इसके मेजर करैक्टरिस्टिक्स क्या थे, इसके मेजर फीचर्स क्या थे, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ एन एज ऑफ ट्रांजिशन, यानी एज ऑफ चौसर को हम एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं इसको हम डिटेल के साथ इसमें डिस्कस करते हैं. द एज ऑफ चौसर वाज अ ट्रांजिशनल एज. द मिडिवलिज्म वाज डिपार्टिंग एंड मॉडर्निज्म वाज डेवलपिंग स्लोली. Wycliffe and his followers were sowing the seeds of Reformation. They were making attack upon church. Individualism was being emphasized. Military events were contributing to the growth of patriotism and national consciousness. The industrial development was giving rise to the middle and working class. It led to the end of feudal system. In this way, we find that the age of Chaucer was an era of transition. इस एज में बेसिकली हर चीज़ चेंज हो रही थी, हर चीज़ रिफॉर्म हो रही थी. कौन कौन सी चीज़ें रिफॉर्म हो रही थी. इंडस्ट्रियल लेवल पे इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, जो मिडिल क्लास थी वो ऊपर आ रही थी, लोगों की पॉवर्टी ख़त्म हो रही थी, लोग जाग रहे थे. चर्च के मतलब जो कि एक सुप्रीम अथॉरिटी समझा जाता था, लोगों ने उसके ऊपर बात करना स्टार्ट किया. चर्च के इससे पहले, इस एज से पहले चर्च के ऊपर बात कोई नहीं करता था, लेकिन इस एज में आके लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, क्योंकि चर्च में करप्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी. तो कुछ राइटर्स ने गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसियों को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, हालांकि इससे पहले वो चीज़ें नहीं थी. इसलिए इन सारी चेंजेस की वजह से इसमें मॉडर्निज्म आना शुरू हो गया. इन चेंजेस की वजह से इस एज को हम एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट. तो इस एज में लोगों की नेशनल सेंटिमेंट जो हैं वो उभरना शुरू हो गए. लोग अपनी नेशनलिज्म वाली जो स्पिरिट है, जो जज्बा है, उसके ऊपर बात करना स्टार्ट कर दिया. द एज ऑफ चौसर विटनेस्ड द बिगनिंग ऑफ द 100 Years' War. England was at war with Scotland and France. This war brought great victories in the battles of Crecy and Poitiers. The consciousness of national unity was strengthened. The war gave a feeling of national pride and self-respect to the people of England. The national life got purified and powerful national sentiments grew. नेशनल सेंटिमेंट को पावर मिली, अथॉरिटी मिली, वो ग्रो हुए, लोगों के अंदर नेशनलिज्म उभरना शुरू हो गया. उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्लैक डेथ, फेम एंड सोशल अनरेस्ट. तो इस एज के अंदर सोशल अनरेस्ट भी थी, फेमिन था और ब्लैक डेथ थी. The age of Chaucer faced natural calamities and social unrest. Plague and pestilences, constitutional conflicts and unorthodoxy came to the forefront. In 1348 to 49 came the terrible Black Death. It shook the social fabric violently. A large number of people died.
It reappeared in 1362, 1367, and 1370. Famine followed, plague, vagrants and thieves multiplied. Labor became scarce. Labors became scarce. Heavy taxation was imposed. The toll tax brought about the peasants' revolt. This revolt was a clear sign of social tension and unrest. तो इस एज में सोशल अनरेस्ट एक बहुत एलिमेंट है जिसके ऊपर बात की जाती है। उसकी बेसिक वजह, एक वजह जो है वो ब्लैक डेथ है, क्योंकि ब्लैक डेथ की वजह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनको नुकसान हुआ, उनके पास गवर्नमेंट की इकानमी को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद फैमिन आ गया। फैमिन से लोगों के हालात भी ख़राब हो गए और गवर्नमेंट के हालात भी ख़राब थे। तो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ टैक्सेस जो थे वो लोगों के ऊपर इम्पोज किए। वो टोल टैक्स की सूरत में थे, वो बाकी सेल्स टैक्स थे वगैरह वगैरह, वो डिफरेंट फॉर्म्स उसकी जो भी थी वो उन्होंने इम्पोज किए, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। जैसे कि सेम टू सेम आजकल की सिचुएशन हमारे सामने है, कोरोना वायरस। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस से तो लोगों के जो कारोबार हैं वो बंद पड़े हैं, स्टॉप पड़े हैं। तो अब अगर कोई टैक्स गवर्नमेंट जो है न्यू कोई टैक्स लगाती है तो वो डेफिनेटली लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको कैसे वो फुलफ़िल करें। उनकी जो अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पर्सनल नीड्स हैं, वो ऑलरेडी पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं पूरी हो रही? क्योंकि सब के सब बिज़नेस बंद पड़े हैं। सेम प्रॉब्लम तब भी था कि ब्लैक डेथ की वजह से एक तो अमवात बहुत ज़्यादा हो गई थी। अमवात से पूरे पूरे ख़ानदान के समटाइम जो एक अर्निंग हैंड थे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद वो लोग ज़ाहिर पॉवर्टी की तरफ चले गए। दूसरे लोगों के कारोबार सारे के सारे बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, ख़त्म हो गए। इसकी वजह से भी पॉवर्टी ज़्यादा थी। तो लोगों के अंदर एक वो हंगर थी, लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए भी उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं था। तो गवर्नमेंट की को वो टैक्स या गवर्नमेंट को वो बाकी चीज़ें जो हैं वो कैसे पे करते, इसलिए भी एक सोशल अनरेस्ट थी। ये सोशल अनरेस्ट की बेसिक वजह थी वो ब्लैक डेथ थी और फैमिन थी। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द करप्शन ऑफ द चर्च। तो करप्शन ऑफ द चर्च में एक ये वाइड एज थी जिसमें करप्शन ऑफ चर्च पे लोगों ने बात करना स्टार्ट किया, लोगों ने बोलना स्टार्ट किया। वरना इससे पहले कोई भी जो है वो करप्शन ऑफ चर्च पे नहीं बोलता था। इन द एज ऑफ चर्च द चर्च वाज द सीट ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज। इट वाज इन्फेक्टेड विद करप्शन। The churchmen were fond of wealth and luxury. They indulged themselves in all sorts of vices. यानी वो जो उनके कलर्जी थे, पोप थे, जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ थी, वो एक लग्जरी वाली लाइफ, वो एक दौलत के नशे में हो गए और वो सारी की सारी बुराइयों में मुब्तला थे। यानी वो एक ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसकी वजह से वो ज़ाहिर डेफिनेटली करप्शन उनको करना पड़ी। They lived in a godless and worldly way. John Wycliffe, the morning star of the Reformation, led an attack upon the growing corruption of the church. The prestige of church was in truth beginning to decline. तो जो चर्च की प्रेस्टीज थी वो इस दौर में, इस इरा में डिक्लाइन की तरफ चली गई। वो डिक्लाइन होती गई, वो ख़त्म होती गई आहिस्ता आहिस्ता। पोलिटिकली, intellectually and spiritually its influence has diminished. तो सियासी तौर पे भी, इंटेलेक्चुअली भी, स्पिरिचुअली भी उनका जो वो चर्च का एक इन्फ्लुएंस था, जो रिलीजन्स का एक लोगों के माइंड में इन्फ्लुएंस था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया। लोगों के सामने जब उसकी करप्शन जाती गई तो लोगों का वो जो एक एतमाद था, जो एक बिलीव था, जो एक यकीन था, वो आहिस्ता आहिस्ता मज़हब से, वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी रिलीजियस अथॉरिटी से वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया। इसलिए इस एज में जो चर्च था उसकी अथॉरिटी को भी ज़वाल हुआ, वो भी डिक्लाइन का शिकार हुई। और किसकी वजह से हुई? इन राइटर्स की वजह से, क्योंकि राइटर्स ने उसको लोगों के सामने लेकर आए, उसको हाईलाइट किया। उससे पहले भी चर्च ऐसा ही था, चर्च में पहले भी करप्शन हो रही थी, लेकिन जो उससे पहले राइटर्स थे वो उसको हाईलाइट नहीं कर रहे थे, उसके ऊपर लिख नहीं रहे थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, चर्च की करप्शन के ऊपर लिखना शुरू किया। इस वजह से लोगों के जब वो चीज़ें सामने गई तो आहिस्ता आहिस्ता जो चर्च था वो डिक्लाइन का शिकार होता।
Our next topic is the new learning. The age of Chaucer marked the dawn of new learning. इसमें न्यू लर्निंग होगी, यानी चैसर का जो पीरियड था इसमें लोगों ने न्यू लर्निंग की तरफ फोकस किया. It brought about a change in the general outlook of the age. Man's intellectual horizon expanded. He began to make efforts to liberate himself from the shackles of theological slavery. Two Italian writers, Petrarch and Boccaccio, were the pioneers of this great revival. But beneath the medievalism, the heaven of Renaissance was already at work. The modern world was in the process of being born. तो इसमें मॉडर्निज्म भी स्टार्ट हो चुका था, रिनाइसां भी स्टार्ट हो चुका था, और जो लोग हैं, जो राइटर्स हैं, वो न्यू राइटिंग की तरफ जा रहे थे और लोगों ने पढ़ना शुरू किया. उनका जो एक विजन था वो ब्रॉड होता गया, उनका जो इंटेलेक्चुअल हॉरिजॉन था वो एक्सपेंड होता गया. बेसिकली जो इस टाइम में जो उनका पूरा राइटर्स का, लोगों का, ऑडियंस का, मिडिल क्लास का जो आउटलुक थी उसमें इजाफा होता गया. इन लोगों ने न्यू लर्निंग की तरफ बड़ा फोकस किया. अब हम चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ, यानी कि इस एज को हम कंक्लूड करते हैं. Thus the age of Chaucer, a curious modern note began to be apparent. There was a sharper spirit of criticism, जिसमें हर चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया, मज़हब के ऊपर, यानी रिलीजन के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, हाई क्लास के ऊपर, इंडस्ट्रियल के ऊपर, फ्यूडलिज्म के ऊपर, यानी सारी की सारी जो अथॉरिटीज़ थी, जो सारे के सारे मसाइल थे, उन सबको इस एज में हिट किया गया, उसके ऊपर लिखा गया. The wake of the romance was passing. In this age there was a spirit of revolt, यानी लोगों के माइंड में एक रिवोल्ट आना शुरू होगी. The church was losing her great hold upon the masses of people. Reformation was in process. The highlight of new learning was a shining. This age was giving proper voice by Chaucer. तो चासर ने इस एज को एक प्रॉपर वॉइस दी, एक प्रॉपर जो इस एज की एक आवाज़ बनाना चाहे, वॉइस बना वो चासर था. क्योंकि चासर ने जो कैंटरबरी लिखी तो उसने उसके करैक्टर्स में जो इंग्लैंड की पूरी सोसाइटीज़ को थी उसको डिपिक्ट किया है. उसके उनके मिडल, उनके सारे के सारे जो वेज थे, लिविंग स्टाइल थे, उनको डिपिक्ट किया है. उसमें मज़हब को भी दिखाया गया है कि वो मज़हब के जो लोग थे वो कैसे करप्ट थे. तो इसलिए जो चासर है वो इस एज की मेजर वॉइस था. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें. थैंक यू सो मच.